हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे उसमें ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो कल के क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने कहा था किसी भी कंडक्टर में जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के जो नेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी क्या होता है? वो कांस्टेंट हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी। दैट एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नहीं पढ़े थे हमने? यही चीज पढ़ा था। तो कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को टू लैम्डा बाई टाउ, जो कि हमने मीन फ्री पाथ बाई रिलैक्सेशन टाइम, ये सब सारी चीज पढ़े थे हमने। मीन फ्री पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। किए थे ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कल के क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। मोबिलिटी पढ़ा था हमने। क्या होता है कि मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नोन एज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी पता करना है कि वो कितना मूवेबल है। तो हमने कहा था कि जो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? मोबिलिटी निकल जाता है। पढ़े थे ना? सारी चीजें हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ओम्स लॉ। क्या जी? ओम्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? चलिए हेडिंग दीजिए, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ? ध्यान से सुनिएगा। अपने पास ये क्या है जी? कोई वायर है, वायर का ये रेजिस्टेंस जो है ना, आर, ठीक है। और इस वायर में क्या है, इसमें हमने एक बैटरी सप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने? बैटरी सप्लाई कर दिया। इससे बैटरी से क्या हो रहा है? इसका वोल्टेज कितना है? वी है। अब इस बैटरी से करंट कितना पास करेगा? आई करंट पास करेगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा जी? इस सर्किट में करंट पास करेगा। तो किसी भी सर्किट में ओम्स लॉ ये कहता है, किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो करंट पास करेगा, सर्किट के क्रॉस करंट पास करेगा, वो क्या होगा जी? जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या जी? सप्लाई वोल्टेज का, यानी कि अप्लाई वोल्टेज का। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई सर्किट है, समझ रहे हो, इसमें एक बैटरी सप्लाई किया जा रहा है। बैटरी सप्लाई मतलब ईएमएफ सप्लाई है, बी वोल्ट। और उस सर्किट में करंट कितना पास करेगा? तो सर्किट में जो करंट पास करेगा वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के। आई बात समझ में? या फिर कह सकते हो आप कि द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल होते हैं। बोथ हैव सेम मीनिंग। आई बात समझ में? नहीं समझे? ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है ये ओम्स लॉ? ये कहता है कि current flow through the circuit, current flow through the circuit is directly proportional to अप्लाई वोल्टेज। जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, ये पंखा में जो करंट कितना पास करेगा, पंखा में करंट पास उतना करेगा, जो किस पे डिपेंड करता है कि आप इधर से वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हो। तो ओम्स लॉ क्या है? देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट, this law state that, this law state that current flow through, current flow through the circuit is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to सप्लाई, या फिर इसको कहते हैं अप्लाइड, सप्लाई या फिर अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। मीन्स द करेंट इज द
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अंडरस्टैंड? ये हो गया। या फिर वाइस वर्सा भी कहते हैं उसको। या एक दूसरा स्टेटमेंट ये भी होता है, कई बार ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको हम और करके लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं कि वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बात समझ में आ रही है? अप्लाई वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं इसको, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब V भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अरे हुआ ना, V क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अगर मैं V को इस प्रोपोर्शनल को मैं इक्वल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आएगा ना। ये हो जाएगा R टाइम्स I के बराबर आ गया। V बराबर क्या आ गया? R टाइम्स I के बराबर हो गया। जहां पे गौर से सुनना, जहां पे वेयर 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 ये R जो है ये क्या कहा जाता है? R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। R क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। वेयर R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको? रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। एनी डाउट नहीं होनी चाहिए। तो वेयर R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर का क्या कहा जाता है? ये रेजिस्टेंस कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो हो गया आपका R को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये आ गया V इक्वल्स टू आया I टाइम्स R। I टाइम्स क्या हो गया? R हो गया। सर्किट में करंट कितना पास करेगा? I इक्वल्स टू हो गया V बाई R। I इक्वल्स टू क्या हो गया? V बाई R। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो आ गया अपने पास में वो आ गया I टाइम्स R, I टाइम्स R। और क्या हो गया? I कितना हो गया? सर्किट में कितना पास कर रहा है? I इक्वल्स टू V बाई R। I इक्वल्स टू V बाई R। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या कहा? ओम्स लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट के थ्रू कितना करंट पास करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई वोल्टेज पे या फिर अप्लाई वोल्टेज पे। अप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें करंट किस पे डिपेंड करता है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है। समझ गए? तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वोल्टेज। अगर या फिर उसका उल्टा भी सही है कि वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR। V इक्वल्स टू क्या हो गया? I टाइम्स R के बराबर होगा। जहां पे R क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वायर का रेजिस्टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। कोई दिक्कत? साफ दीजिए इसको। अंडरस्टैंड गाइस? तो अभी जो हमारे पास में एक रिलेशन आया V इक्वल्स टू क्या आ गया? IR। V इक्वल्स टू क्या आ गया? IR। तो अभी जो हमारे पास में ये रेजिस्टर था और ये हमने जब सप्लाई वोल्टेज यहां से कितना रखा था? V रखा था, नहीं समझे? V रखा था। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया हमारा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया वो वोल्टेज हमारा किसके बराबर आ गया? I टाइम्स R के बराबर आ गया। नहीं समझे? I टाइम्स R के बराबर आ गया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू I इंटू R। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू R के बराबर होगा। तो कभी भी रेजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR हो गया। अंडरस्टैंड? ये हो गया V इक्वल्स टू IR। चलेगा? ये हो गया आपका। तो कभी भी मान लो आपको वोल्टेज निकालना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज V इक्वल्स टू IR। इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। तो किसी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आया उसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं उसको, कि कितना वोल्टेज रिड्यूस कर गया ना एक तरीके से ये।
बैटरी इन्होंने बी वोल्टेज अप्लाई किया था, पर ये बी वोल्टेज क्या कर दिया, आई इंटू आर खर्चा कर दिया इसने, जिसे जो कहते हैं उसको वोल्टेज ड्रॉप। क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इक्वल टू क्या है, आई आर। दिस इज इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज ड्रॉप। क्या कहते हैं उसको, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। चलेगा, तो कभी भी बात किया जाएगा कि V इक्वल टू आई आर क्या है, तो पूछेगा V इक्वल टू आई आर क्या है, व्हाट इज आई आर, तो आप कहेंगे आई आर है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, या फिर यू कैन से इट इज अ पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, या फिर इसको तीसरा नाम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। चलेगा, ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। कभी भी आपको किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हो तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। समझे या नहीं समझे इस बात को, ये कहता है ओम्स लॉ। अब V इक्वल टू आई आर आया कहां से, ये तो थ्योरम, ये तो ओम्स लॉ ने क्या दिया, ओम्स भाई साहब ने कहा कि जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। बट कैसे, ये कैसे, इसको प्रूफ भी तो करने पड़ेंगे अपने को, है कि नहीं। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल कैसे आया, रेजिस्टेंस नाम कैसे दे दिया उसका, ये सब सारी चीजें बताना पड़ेगा अपने को। तो क्या बात ये समझ में आ गया आपको, या प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा आपको कि V इक्वल टू आई आर कैसे आया, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा भैया। चलिए हम आते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं आपको ओम्स लॉ कैसे V इक्वल टू आई टाइम्स आर के बराबर होता है। ओके, चलिए मिटा दो इसको। V इक्वल टू आई आर अपने को प्रूव करना है, नहीं चलिए अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अपन प्रूफ करते हैं। कल के क्लास में जो है हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, है ना, यस्टरडे हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाए थे। उस पर हमने क्वेश्चंस भी नहीं किए थे, ज्यादा किए थे, नहीं किए थे, नहीं किए थे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, एक साथ क्वेश्चन करेंगे। क्या था, हमने पढ़ा था एज वी नो दैट, एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू जो होता है एन ई ए इंटू क्या होता है, बी डी होता है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई ए इंटू बी डी के बराबर होता है, जहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई ए यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया, और बी डी क्या है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम लोग जानते हैं कि वी डी इक्वल टू क्या होता है, लेमडा बाई टाउ के बराबर होता है। वीडी क्या होता है, लेमडा बाई टाउ के बराबर होता है, लेमडा बाई टाउ के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई इक्वल टू क्या आ गया, एन ई ए इंटू कितना हो गया, वी डी की जगह पे लेमडा बाई टाउ, क्या आ गया, लेमडा बाई टाउ आ गया। नहीं समझे, ये हो गया लेमडा बाई टाउ। अब अपने पास ये आ गया इक्वेशन नंबर बी, ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर बी। अब अपने को क्या करना है, यहां से लेमडा को हटाना है। क्या करना है, लेमडा को हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखिए यहां से हम जानते हैं एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट अगर कोई पार्टिकल है वो कितना से चलना स्टार्ट किया, इनिशियली वो रेस्ट में था, इनिशियली कहां पे था, रेस्ट में था, और कुछ टाइम के बाद
इस पार्टिकल के पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया, और ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो इस टाइम में, टी टाइम पे, इसके पास में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन है जो कि किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। क्या जी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये पार्टिकल यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किया ना। इनिशियल स्पीड इसका कितना था? 0। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 0 प्लस हाफ 8 टाइम्स टी स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा ना एक्सेलरेशन। इसी प्रकार जब कंडक्टर के अंदर में, जब कोलिजन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकरा रहे थे, तो ये क्या किया? जो दो सक्सेसिव कोलिजन होने पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया था, जिसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। और यहां तक आने में टाइम कितना लगा था? इसको टाउ कहते हैं। नहीं समझे? तो क्या हो गया? तो जो यहाँ पे हो गया लेमडा इज इक्वल टू, कंपेरिजन करो तो ये हो गया 0 प्लस हाफ। क्या हो गया? 0 प्लस हाफ। और इलेक्ट्रॉन के वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स बट्टा मास। फोर्स बट्टा एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है ना। फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास हो गया, इनटू क्या हो गया? टाउ स्क्वायर। अरे होगा ना? ये हो गया। ओके, अब देखिए यहां से, तो लेमडा इक्वल टू जो आ गया, दिस इज द हाफ। अब फोर्स कितना लगता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई होता है। F इक्वल टू क्या होता है? क्यू टाइम्स ई। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E टाइम्स ई। अब बेटा क्या हो गया? M हो गया। नहीं हो गया क्या? इनटू हो गया टाउ। चलेगा? अरे समझे? ये हमने क्या किया यहाँ पे? F इक्वल टू क्या होता है? E टाइम्स ई के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फोर्स। नहीं सकते हैं F बराबर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था। ये आ गया अपने पास में टाउ। लेमडा इक्वल टू आ गया 1/2 ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ये हो गया अपने पास में, एक रिलेशन आ गया। चलेगा? अब क्या करते हैं यहाँ पर? एक काम करते हैं, इस वाला इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं। किसमें जी? इसको करते हैं पुट लेमडा इन इक्वेशन नंबर बी। किसमें पुट कर देते हैं अपन? इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये जो आ गया आई इज इक्वल टू, ये आ गया एन ई ए डिवाइडेड बाय कितना हो गया? डिवाइडेड बाय कितना हो गया? ये आ गया आपका लेमडा, है ना जी? लेमडा बाय टाउ है ना, लेमडा। तो यहाँ पे लेमडा पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। अरे बोलो 1/2। ये आ गया 1/2 ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। और नीचे में क्या आएगी? एक टाउ नीचे में भी यहाँ पे है, देखो टाउ से टाउ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं होगा? तो अपने पास में जो एक रिलेशन आया, दिख रहा है क्या वो सर? ओके, दिख रहा है क्या? तो देखिए बच्चों, यहां से एक रिलेशन आ गया अपने पास में। क्या रिलेशन आ गया? आई इज इक्वल टू क्या आ गया? आई इज इक्वल टू क्या है? आई इज इक्वल टू एन ई ए। आई इक्वल टू क्या है? एन ई ए। ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे ई इंटू ई कितना हो गया? ई स्क्वायर। तो हो गया एन ई स्क्वायर ए। ये हो गया कैपिटल ई इंटू, एक टाउ से टाउ कैंसिल हो गया था, टाउ डिवाइडेड बाय कितना होता है? ये हो गया आपका 2m। नहीं हुआ क्या? ये अपने पास में आ गया करंट। क्या आ गया जी? करंट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका करंट। दिस इज द रिलेशन ऑफ द करंट ओवर हियर। अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले आप इसको क्या कीजिए? आप छाप दीजिए। क्या कीजिए? इसको छाप दीजिए। ठीक है? तो ओम्स लॉ को हमने प्रूफ किया, आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। वी डी बराबर क्या होता है? लेमडा बाय टाउ, यानी कि आई बराबर एन ई ए। इस वी डी को हमने यहाँ पे लेमडा बाय टाउ लिख दिया। अब हमने एक इक्वेशन निकाला यहाँ से कि लेमडा का मान कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया कि जब हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है? 0 है, और ये टी टाइम के बाद में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से? एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में ये आ गया। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कितना किया होगा जी? इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड किया होगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है अपना, है ना? तो वहां से वेलोसिटी, ये क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। कितना एक्सेलरेशन होता है? फोर्स बाय मास। तो फोर्स हो गया ई टाइम्स ई, यानी कि ई यहाँ पे स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, और बट्टा हो गया m, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा एक करंट का रिलेशन आया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑपरेट और करके इसको हम आंसर तक लेके आएंगे। देखिए इसको गाइस, जरा देखिएगा अपने पास में रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, और ये हो गया टाउ बाई 2m, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी जो है एक कंडक्टर है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वायर है, ये वायर का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, एल होगा, और जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था ये प्लस माइनस में V वोल्ट में, तो इसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट क्या रिलेशन होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन के बीच में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू होता है E टाइम्स D होता है ना। V इक्वल टू क्या होता है, E टाइम्स D, जहां पे D क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, या बोल सकते हैं अपन इसको, तो इसी सेम क्या हो जाएगा, E टाइम्स L के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा क्या, E टाइम्स L के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो E बराबर क्या हो गया, V बाई L के बराबर हो गया, नहीं हुआ क्या, E इक्वल टू क्या हो गया, V बाई L हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या कर सकते हैं इसको, तो E इक्वल टू जो V बाई L है, इसको हमने इक्वेशन नंबर C मान लेते हैं, चलेगा। अब क्या करेंगे अपन, E इक्वल टू हम V बाई L सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इससे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, देखो स्टेप ध्यान से सुनना। तो क्या हो गया, हम यानी कि E का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो I इक्वल टू हो गया एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई 2m, और E इक्वल टू क्या हो गया, V बाई L के बराबर हो गया, नहीं हुआ क्या, अरे वाह, देखो गौर से। तो I इक्वल टू जो आ गया अपने पास में एन ई स्क्वायर है ना जी, ये हो गया A इंटू टाउ डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2ml इंटू क्या हो गया D आ गया, आया ना, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये है एरिया वायर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्या है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा ना, और ये V क्या है, वोल्टेज सप्लाई हो गया। यानी कि दिस इज द होल वैल्यू आर द कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है, सारे के सारे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो जो करंट है यहाँ पे I किसके प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल है। करंट किसके प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल, करंट किसके प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल है। चलेगा नहीं चलेगा, देखो ना यहाँ पे आया कि नहीं आया, यही तो प्रूव करना था कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो है ओम्स लॉ, है ना, ये क्या है, ओम्स लॉ, अभी तो पढ़े है ना ऊपर में हम लोगों ने। करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज का प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, करंट का प्रोपोर्शनल है, ये तो था ओम्स लॉ। ये हो गया आपका RHS, ये क्या हो गया आपका RHS हो गया, समझे या नहीं समझे, ये हो गया। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, दैट कांस्टेंट वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर, नहीं समझे, अभी उसको लिखना थोड़ा सही नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका ये रिलेशन, कोई दिक्कत, छाप दीजिए इसको, ओके। सो दीज आर द ओम्स लॉ, क्या कहते हैं उसको, ओम्स लॉ कहते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि देयर आर 2 कॉपर वायर्स ऑफ ए सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, 2 कॉपर वायर है अपने पास में, एक कॉपर वायर है, कह रहा है इसमें 2 कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सेम है, इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया क्या है, A दिया हुआ, और कह रहा है कि दे कैरी द सेम करंट, इसमें जो करंट पास कर रहा है वो भी कितना करंट पास कर रहा है, I, सेम करंट पास कर रहा है। कह रहा है कि देन देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो, जिसका जो लंबाई का जो रेशियो है कंडक्टर का वायर का L1, और ये क्या है, ये हो गया L2 है, तो इसमें L1 बाई L2 का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है।
कह रहा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन देम, कह रहा है दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है VD बराबर, कल पढ़े थे ना अपन ने, इक्वेशन पढ़ा था, I बराबर क्या होता है NEA इंटू VD, पढ़े थे ना। तो यहां से जो आ गया वो क्या आ गया, VD इक्वल टू कितना आ गया I बाई NEA, I बाई NEA। अगर मैं बात करूं तो दोनों वायर में देखो यहाँ पे I बाई NEA, I जहां पे करंट है और N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों वायर में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसी के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है क्या, करता है। देखो ना इसमें L है कहीं पे, L नहीं है, मतलब कि कंडक्टर का साइज कितना बड़ा होगा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यहाँ पे अपने पास में आ गया I बाई NEA में, अगर मैं मान लू कि पहला वाला वायर का जो है VD1 है तो क्या रेशियो हो जाएगा इसका, करंट दिया हुआ है I, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बाई A दिया हुआ है। और इसी प्रकार अगर मैं VD2 की बात करूं तो इसके लिए भी करंट उतना ही दिया हुआ है, दिया है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू A दिया हुआ है। तो वैल्यू क्या हो गया, कट गया, ये आ गया 1:1, यानी कि रेशियो कितना हो गया इसका 1:1 के बराबर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना हो गया 1:1 हो गया। अंडरस्टैंड, साफ दीजिए इसको। गाइस एक क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से, कह रहा है कि 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द वायर हैविंग, ये वर्ड यहाँ पे लिखना थोड़ा, हैविंग 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि एक वायर है, गौर से सुनिएगा, एक वायर है जिसमें कितना एम्पियर करंट पास कर रहा है, I इक्वल टू जो है आपका 10 एम्पियर करंट पास कर रहा है, कितना एम्पियर 10 एम्पियर करंट पास कर रहा है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 10 टू दी पावर 20 दे रखा है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे कि करंट पास कर रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। गाइस हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है NEA इंटू क्या होता है VD, एक रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो VD बराबर जो आ गया अपने पास में I बाई NEA के बराबर हो गया, हुआ ना। इसमें देखिए सारा डेटा दिया हुआ है, करंट कितना है 10 एम्पियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर 20, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, चलेगा, ये हो गया आपका। और कितना है, ये हो गया, और एरिया कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर है। तो यहां से देखिए ये जो आएगा डेसिमल, देख रहे हो, ये डेसिमल को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये 10 ऊपर चल जाएगा, जाएगा ना। तो सारा वैल्यू को अगर देखा जाए तो एक रिलेशन आ गया 10 इंटू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय, देखो जी, और ये कितना हो गया ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -20 हुआ, बोलो, ये हो गया आपका 10 ऊपर चला गया। अब 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.25 गुने 10 टू दी पावर 18, समझ में आया, कितना होता है, ये हो गया। और नीचे में कितना हो गया 5, नीचे में कितना हो गया 5, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हो गया 5 2 का कितना हो गया 10, कैलकुलेट करो तो कितना आ गया, देखो जी बच्चों 18 1 19 हो गया, ये हो गया 2 इंटू, ये आ गया 2 इंटू 6.25 इंटू, देखो 10 के पावर 18 और एक हो गया 10 के पावर कितना हो गया यहाँ पे 19, यहाँ पे हो गया 10 के पावर 20 है, -20 है, तो 19 में से 20 गया कितना हो गया 10 के पावर -1, कितना आ गया 10 के पावर -1। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 पंचे कितना होता है 10, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, कितना हो गया 6 दूना 12, ये हो गया आपका 12.50 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर इसको देखा जाए डियर स्टूडेंट तो इसको हम लिख सकते हैं क्या जी 0.125 इंटू 10 टू दी पावर -1 था, ये हो गया -3, यहाँ पे 2 दशमलव हमने शिफ्ट कर दिया,
ये हो गया मीटर पर सेकेंड। जानते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो होता है वो मिलीमीटर पर सेकेंड में होता है। किसमें होता है? मिलीमीटर पर सेकेंड में। इट मींस यू कैन से दिस इज 0.125 इंटू ये हो गया आपका 10 टू दी पावर -3 मीटर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर हियर। चलेगा नहीं चलेगा? या -3 के टर्म में क्यों लिखा हमने? सिंपल आंसर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर किसमें होता है? -10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकंड के आसपास, उसी टाइप में होता है। देखिए यहाँ पे तो कितना आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यहाँ पे 0.125 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकंड आ गया। आया कि नहीं आया? सो दिस इज द रिलेशन ओवर हियर। आया था? नहीं आया था? अंडरस्टैंड? तो ये रिलेशन है आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा। सर सिंपल आंसर कर सकते ना, यहाँ पे 10 टू दी पावर 20 था, यहाँ पे कट जाता ना, ऐसे भी कट जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो ना 19 था 20 गया तो कितना बच गया? यहाँ पे 10 बच गया। अरे बच्चा ये हो गया 0.5 बाई डेसिमल में 10 से 10 कट गया, यहाँ पे तो बट गया 5। इजी है, यहाँ से भी इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी सेम बात हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? यस और नो? ये हो गया ओके। चलिए इसी के साथ अपन मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और हम मिलते हैं अपन उसमें पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के वायर के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर पे लेंथ के बढ़ाने से स्ट्रेचिंग करने से क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सब सारी चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।